हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो एक फॉरेस्ट ट्रिप के बारे में है। पहेली और भूजो जो हैं वो अपने प्रोफेसर के साथ एक फॉरेस्ट ट्रिप पर गए हुए हैं। वहाँ पर वो फॉरेस्ट में डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो भी अपनी साइंस की बुक में पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि ये चीज़ यहाँ ऐसे होती होगी। ठीक है, तो पहेली को कुछ याद आता है यहाँ पर। पहेली रिमेंबर्ड दैट शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल। पहेली सोचती है, उसे एकदम से याद आता है कि उसने अपने स्कूल में कुछ पीपल के छोटे छोटे प्लांट्स देखे हैं। ठीक है, पीपल के छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना, जो कि दीवार के साइड से निकलते हैं। कैन यू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपेंड? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं उसको समझाने के लिए कि ऐसा कैसे होता है? ये पीपल की जो छोटे छोटे पौधे हैं ये कैसे निकल आते हैं, और दीवार के साइड से ही क्यों निकलते हैं, वो ज़मीन से क्यों नहीं निकलते, है ना? तो चलो बच्चों, इसको स्टडी करते हैं। देखिए, टीपू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। टीबू जो है वो बड़े पास से फॉरेस्ट की ज़मीन को देखना शुरू करता है। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन droppings of some animals and explained the difference between various types of droppings। यानी इसके बाद वो और सभी बच्चों को बुलाते हैं कि पास से कुछ एनिमल ड्रूपिंग्स देखो। एनिमल ड्रूपिंग्स क्या होता है? जो भी एनिमल का वेस्ट मटेरियल है उनको हम एनिमल ड्रूपिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट एनिमल्स की ड्रूपिंग देखते हैं। Professor Ahmed informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their droopings and footprint। यानी प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों को बताते हैं कि जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग जानवरों की जो उपस्थिति है फॉरेस्ट में उसका पता उनकी फुटप्रिंट और साथ ही उनकी ड्रॉपिंग से लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भूजो कॉल्ड एवरीवन। भूजो ने सभी को बुलाया एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। यानी उसने सबको बुलाया और एक बहुत बड़ा ढेर दिखाया एनिमल ड्रॉपिंग का। अब एनिमल ड्रॉपिंग तो क्लियर है ना? एनिमल ड्रॉपिंग इज द वेस्ट ऑफ एनिमल्स। Several beetles and grubs were feeding on the heap and bunch of seedling was sprouting। यानी वहाँ पर कई सारे जो बीटल्स थे वो उसको खा रहे थे। वो जो ढेर था ना एनिमल ड्रॉपिंग का, तो उसको खा रहे थे। ठीक, और साथ ही वहाँ से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही थी। ठीक, आगे देखिए। These seedlings are of the herbs and shrubs। और ये जो सीडलिंग्स है ना, ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो निकल रहे थे वहाँ से, ये हर्ब्स और श्रब्स हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एनिमल ड्रूपिंग से पौधे निकल रहे हैं। बहुत छोटे पौधे निकल रहे हैं, जैसा कि आपने स्कूल्स में जो वॉल के साइड छोटे छोटे पीपल के पेड़ निकल आते हैं ना, वो देखे होंगे। आगे देखिए। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। और जो जानवर होते हैं वो भी सीड्स को इधर उधर बिखेरने में फॉरेस्ट की मदद करते हैं। वो इधर से उधर सीड्स को बिखेर देते हैं। और इसमें भी कैसे होता होगा? जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन पर सीड्स जो हैं वो चिपक जाती हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं जंगलों में वहाँ पर सीड बिखेरते हुए जाते हैं। इससे कि फॉरेस्ट जो है वो दोबारा से ग्रो होता है और रीजनरेट कर जाता है।
द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। और साथ ही जो डिकेइंग एनिमल डंग यानी एनिमल का जो भी वेस्ट है वो छोटे छोटे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी कुछ एनिमल ड्रॉपिंग्स देखी थी ना, तो एनिमल ड्रॉपिंग्स में से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही थी, तो उनकी हेल्प से बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनिमल डंग है और एनिमल ड्रॉपिंग है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, यानी ये सुनने के बाद पूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है। देखो क्या लिखता है, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स को मेंटेन करने से द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स। जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी अलग अलग तरह के फूड आप ले सकते हैं वहाँ से, और साथ ही ये जगह प्रोवाइड करता है, ये रहने की जगह प्रोवाइड करता है किसको? हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ घास या फिर फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, ये नॉनवेज नहीं खाते, सिर्फ वेज खाते हैं। ठीक, इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये इनको भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इनको भी रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के हमें फूड मिलेंगे और साथ ही हर्बीवोर्स को रहने की जगह भी मिलेगी। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो कार्निवोर्स भी उनको आसानी से खा पाएंगे। कार्निवोर्स कौन होते हैं? मांसाहारी, जैसे कि शेर और हिरन, इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। शेर जो है वो कार्निवोर्स है और हिरन जो है वो हर्बीवोर्स है। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो हिरन बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और हिरन बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे तो हिरन को कार्निवोर्स अच्छे से खा पाएंगे, जिससे जो चेन चलती रहती है ना फॉरेस्ट में वो कंटिन्यूअसली चलती रहा। समझ में आया? आगे देखिए, द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। अलग अलग तरीके के बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में मदद करते हैं। डीकम्पोजर्स, अब डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है? डीकम्पोजर्स हमने आपको बताया था वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी आपको अपनी आंखों से भी नहीं दिखते, इतने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों को खाते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में मदद करते हैं, जिससे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो आसानी से फॉरेस्ट में ग्रो कर पाते हैं। Therefore, the forest is a dynamic living entity. इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो डायनेमिक लिविंग एंटाइटी है और साथ ही फुल ऑफ लाइफ, यानी पूरी अपने आप में पूरी तरह से फुलफिल है। एंड वाइटैलिटी, वाइटैलिटी का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है। और साथ ही इसको डायनेमिक लिविंग एंटाइटी हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स अपना अलग रोल प्ले करते हैं, ट्रीज अपना अलग रोल प्ले करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना अलग रोल प्ले करते हैं और सब मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अपना अपना रोल होता है फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो कराने में। समझ में आया?
इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, यानी ये दोपहर की बात थी। एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, बच्चे अब वापस जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, जो टीबू है जो उन्हें जंगल में मिला था, उसने उन्हें कोई दूसरा रास्ता बताया वापस जाने के लिए, ठीक है। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हाउएवर surprisingly they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly, उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि बारिश तो हो रही है और बहुत तेज हो रही है, बट जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट की जो जमीन है, उस पर बारिश की जो बूंदें हैं वो टकरा ही नहीं रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। देखिए इस फिगर में जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि डायरेक्टली जो बारिश हो रही है वो फॉरेस्ट की जमीन पर ना टकराए, ठीक। आगे देखो, the uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of raindrops, and the most of the water was coming down through the branches and the stems of the tree, और ज़्यादातर जो वाटर है वो किसके थ्रू आ रहा है? जो ट्री की ब्रांचेस हैं, जैसे देखिए ये ब्रांच है, इनके थ्रू जो पानी है वो फॉरेस्ट की ज़मीन तक टकरा रहा है, बट वो भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हो रहा है, ठीक। एंड द स्टेम्स ऑफ द ट्री, और कुछ स्टेम्स के थ्रू आ रहा है। फ्रॉम द लीव्स इट, आगे देखते हैं, इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स, अब स्लोली ये पत्तियों से होते हुए जो पेड़ की ब्रांच है वहाँ तक पहुँचता है, और पेड़ की ब्रांच से ये जो छोटे छोटे पौधे हैं जैसे कि श्रब्स और हर्ब्स, उनको मिल जाता है पानी, है ना। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, और फिर उनको क्या पता चला कि जो जमीन है फॉरेस्ट की वो अभी भी सूखी थी, बारिश हो रही है और जमीन सूखी है। तो यहाँ पर बारिश का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है फॉरेस्ट की ज़मीन से वो नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से? वो फॉरेस्ट के वो ट्री के अपर पार्ट की वजह से नहीं हो पा रहा, जिसको हम कैनोपी के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, यानी लगभग आधा एक घंटे के बाद जो बारिश है वो रुकी। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द वाटर फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, यानी जो डेड लीव्स थी, जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर पड़ी हुई थी, वो अब थोड़ी गीली सी नज़र आ रही थी। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जो पानी है वो जंगलों में बहता नहीं है। फूजू थॉट दैट इफ इट हैड रेन सो हैवीली इन दिस टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स, यानी वो ये सोच रहा है कि अगर बहुत तेजी से इस टाउन में बारिश हो जाती है तो क्या बाढ़ आ जाएगी और नालियाँ वगैरह और जो भी सड़कें वगैरह हैं वो भर जाएंगी। What would happen if it rain heavily in your town? और आपके शहर में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है? यहाँ पर फिरोज़ाबाद में तो जब बारिश होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है, जितनी भी ड्रेन्स हैं, रोड्स हैं, सब जगह पानी भरता है। आगे देखिए, प्रोफेसर अहमद told them that forest also acts as a natural absorber of rain water. अब प्रोफेसर अहमद उसे फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस समझाते हुए बताते हैं कि वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी जो सॉइल है उस पर जैसे ही पानी गिरता है वो जो सॉइल है वो उसको सीप आउट कर लेती है और जो पानी है वो रिस कर अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है,
ठीक। इट हेल्प्स द मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरी साल जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल बताया था, जो अंडरग्राउंड में जहाँ से पानी मिलना शुरू होता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं और अपर मोस्ट लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी और उसमें भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स but also help maintaining the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water। यानी फॉरेस्ट सिर्फ बाढ़ को बचाने के लिए ही नहीं मदद करते, बल्कि जो पानी बहता है छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, उसकी भी सप्लाई को स्टेडी कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, और दूसरी तरफ देखें, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, तो फिर क्या होगा, जो बारिश होगी वो डायरेक्ट जमीन से टकराएगी और जमीन की जो ऊपर वाली जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है उसको अपने साथ बहा ले जाएगी। इससे क्या होगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और इससे आप और ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगा सकते। एंड में फ्लड द एरिया अराउंड इट, और आसपास के रीजन में वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। आगे देखो। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेजेस द सॉइल, इससे सॉइल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगी। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अब मिट्टी को एक साथ पकड़ कर रखती हैं, इसकी वजह से जो मिट्टी है वो पानी के बहाव के साथ बहती नहीं है, जिससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता। बट इन देयर एब्सेंस, अब इसकी अनुपस्थिति में द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो पूरी तरीके से बह जाएगी, वॉश्ड आउट हो जाएगी, और इसी को हम सॉइल इरोजन के नाम से पढ़ते हैं। और सॉइल इरोजन में क्या होता है, बारिश या फिर विंड से जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो कि मोस्ट फर्टाइल होती है, वो इरोडेड हो जाती है या फिर बह जाती है। तो समझ में आया। The children spent an hour at Tibu's village on their way back, यानी उन लोगों ने कुछ समय जो है वो टीबू के गांव में भी बिताया, ठीक है, जो कि उनके रास्ते में ही था। The weather of the village was quite pleasant, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण था। जो विलेज जंगल के पास था ना, जो टीबू है वो जंगल के पास के गांव में ही रहता है, तो जंगल के आसपास वाला जो क्लाइमेट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall, और विलेजर्स बताते हैं कि ये उनके घर के पास, उनके गांव के पास जो फॉरेस्ट है उसकी वजह से यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल, और जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चलती है। नॉइस पॉल्यूशन टू इज लेस, अब जो नॉइस पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। क्यों? बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स द नॉइस ऑफ नियर बाई हाईवे, जो फॉरेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी फॉरेस्ट की वजह से उनको जो उनके गांव के पास वाला हाईवे है वहाँ से व्हीकल्स के चलने की आवाज़ नहीं आती। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, अब चिल्ड्रंस जो हैं वो गांव, ये जो गांव है उसकी इतिहास के बारे में सुनते हैं। अब देखिए वो उसके बारे में क्या सीख रहे हैं, ये गांव यहाँ पर कैसे बना। It is surprised that it is surprised them that the villages and the agricultural field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago,
उनको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये जो गांव बनाया गया है ये जंगलों को उजाड़ कर बनाया गया है। और ये जंगल कब उजाड़े गए थे? लगभग 60 साल पहले इन जंगलों को उजाड़ा गया था, जिससे यहाँ पर एक गांव बनाया गया। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. टीबू के जो ग्रैंडफादर हैं वो उन्हें बताते हैं कि ये जो गांव है, ये गांव तब इतना बड़ा नहीं था जब वह छोटे थे। It was also surrounded by forest. तब ये पूरी तरह से फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फिर क्या हुआ? जो सड़कें हैं वो बनना शुरू हुई, बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई और हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती गई, तो इससे फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और फॉरेस्ट कम होते गए। ठीक है, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट हैं उनकी मात्रा जो है वो कम होती गई। जो लैंड है वो ज़्यादातर किससे कवर हो गई? रोड से कवर हो गई, यानी अलग अलग तरीके की जो सीमेंटेड सड़कें होती हैं वो बनना शुरू हो गई। ठीक है, बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रही हम लोग फॉरेस्ट को काटते रहे। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास वाला, उसके गांव के पास वाला जो फॉरेस्ट था वो अब वापस से वहाँ पर वैसा ही नहीं आ सकता, और साथ ही ये अब बिल्कुल गायब होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनिमल्स हैं उनको जंगलों में छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ये जंगल की सारी घास खा जा रहे हैं। ठीक है, और घास उस हिसाब से ग्रो भी नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो फॉरेस्ट है वो डिसअपियर होने की कगार पर पहुंच गया है, यानी अब फॉरेस्ट जो है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, और इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो पेड़ हैं उन्हें लगातार काट रहे हैं हम अपने यूज़ के लिए, हम फर्नीचर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली पेड़ काटते हैं डिफरेंट पर्पसेस से। हम मतलब पूरी तरह से फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली we could preserve forest and environment as well as have development। अब प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों को बताते हैं कि अगर हम चीज़ों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, साथ ही अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस हिसाब से हम फॉरेस्ट को हटाते जा रहे हैं तो साथ ही प्लांटेशन करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे फॉरेस्ट जो होगा वो पूरी तरीके से डिप्लीट नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा, और हम फॉरेस्ट की चीज़ों का इस्तेमाल भी ठीक तरीके से कर पाएंगे, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर पाएंगे। बट ग्रीड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ few pictures to show the consequences of such an event। अब जो बच्चे हैं वो कुछ पिक्चर्स बनाते हैं और इस इवेंट को समझाने के लिए। देखिए इसमें क्या करते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द consequences of such an event at the end of the visit। Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest। अब प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि जो भी आज आपने फॉरेस्ट के बारे में सीखा उसको लास्ट में एक बार सम अप कर लेते हैं, यानी समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हमने फॉरेस्ट के रिगार्डिंग सीखा। द चिल्ड्रन रोट, बच्चे लिखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। They protect soil and provide habitat to a large number of animals। वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करके रखती है और साथ ही रहने की जगह प्रोवाइड करती है सारे जानवरों को।
फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। और हमने एक केस देखा था ना जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें जब बारिश हो रही थी तो फॉरेस्ट की फ्लोर पे नहीं हो रही थी, उसके आस पड़ोस वाले जो एरिया है वहाँ पे हो रही थी। तो जो फॉरेस्ट है वो अपने आसपास के एरिया में बारिश लाने में भी मदद करता है। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब फॉरेस्ट से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि मेडिसिन, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और कई सारे इस्तेमाल करने वाले जो सामान हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जैसा कि आपने एक लिस्ट तैयार की थी कि आपके घरों में जो भी सामान है उसमें से ये पता लगाइए कि कौन सा सामान हमें फॉरेस्ट के द्वारा मिला है। तो आपके घर में ज़्यादातर जो सामान होगा वो सब फॉरेस्ट से मिलकर मिला होगा। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। हमें अपने फॉरेस्ट को बचाकर रखना चाहिए और बचाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन्स इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर। और क्या होगा अगर फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? तो सिंपल है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब पे असर पड़ेगा, जितने एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहला पॉइंट, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्साइड गैस जो है वो हीट को रिलीज करती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भारी भी होती है। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गया। और जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन रोड्स वगैरह में कन्वर्ट हो गई है, सीमेंटेड रोड्स में, जहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो सकता। आगे देखो, सेकंड पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज। अगर ट्रीज नहीं होंगे द एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और साथ ही खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? पेड़ पौधे जो हैं वो इस तरह से सूख जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे जो जानवर हैं वो भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। तो जानवरों का भी अस्तित्व इस धरती पर नहीं बचेगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर। जो मिट्टी है जो कि पानी को पकड़ कर रखती है वो भी नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी को कौन पकड़ता है? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ते हैं और जो मिट्टी है वो पानी को पकड़ती है। ठीक है, तो मिट्टी पानी को नहीं पकड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कितनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन उस समय आएगी जब फॉरेस्ट नहीं होंगे। आगे देखो, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ। डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन होता है और एक डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन में जंगल को उजाड़ते हैं और अफॉरेस्टेशन में हम प्लांटेशन करते हैं और जंगल को ग्रो कराने में मदद करते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा यानी इसी तरह से हम पेड़ों को काटते रहेंगे कंटिन्यूअस वे में, तो इससे हमारी ही जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा होगा एंड इन्वायरमेंट, और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम, साथ ही हमारी एयर को प्यूरिफाई करने का काम भी कौन करता है? ट्रीज करते हैं। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो सोचिए कि हम अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये देखा था कि शहर के बाहर जो फॉरेस्ट है उसकी जगह वो लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे, बट ये जो आइडिया था ये कैंसिल हो गया था। और इसके कैंसिलेशन की वजह क्या है? बिकॉज फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर अस एंड वी मस्ट प्रिजर्व इट फॉर आवर फ्यूचर।
तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अब हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।